Hello students, welcome back once again to the brand new series of assertion reasoning. The choice is yours. भाई चॉइस पूरी तरह से आपकी है। आपका मन कर रहा है तो उस वीडियो को स्किप कर दो, और अगर मन कर रहा है तो इन वीडियोस के थ्रू ये पूरी तरह से श्योर हो जाइए कि भाई एक नंबर का जो आपका असर्शन रीजनिंग होगा ना, वो इन्हीं वीडियोस से फंसेगा। और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं कि आप इन वीडियोस को, आप इन सभी पार्ट्स को देखिए और आप अपने कंप्लीट असर्शन रीजनिंग फिजिक्स के लिए अपनी मुट्ठी में कर लो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इन वीडियोस को जरूर मैंने स्लाइड पर बनाया, स्मार्ट बोर्ड पर नहीं बनाया, लेकिन पूरी तरह से स्मार्ट तरीके से आपके दिमाग के अंदर एक एक बात बिठा दूंगा और आप पूरी तरह से श्योर हो जाएं कि एक नंबर का क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में आएगा तो वो इन्हीं वीडियोस के थ्रू आएगा, इन्हीं वीडियोस से आएगा। और भाई ये इसका पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स। तो भाई एक बार फिर कहूंगा कि असर्शन रीजनिंग अगर आएगा तो इन सभी वीडियो से ही आएगा आपके टर्म 1 में, ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। आगे बात करेंगे कि भाई असर्शन रीजनिंग एक्चुअल में क्या होता है। तो आपको बड़ी सिंपल सी बात समझनी है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते कि ऑप्शन कैसे टिक करना है, तो सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई असर्शन का हिंदी मीनिंग होता है कोई भी दावा करना। आप कुछ भी स्टेटमेंट अगर आपका है तो उसको आप बता रहे हो कि भाई ये स्टेटमेंट है, इसका रीजन क्या है, इन पर अपन डिस्कशन करेंगे ना। असर्शन रीजनिंग में, जिसको हम शॉर्ट में AR कहेंगे, तो असर्शन रीजनिंग में आपके दो स्टेटमेंट होंगे। एक आपको एक स्टेटमेंट नंबर 1 दिया जाएगा और स्टेटमेंट नंबर 2 दिया जाएगा। आपको इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, आपको इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद पहले तो चेक करना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चेक कर लिया आपने, ठीक है। इंडिविजुअली सेपरेटली इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ा, चेक किया। इसके बाद ये देखो कि जो रीजन वाला स्टेटमेंट है, जो रीजन वाला स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, क्या वो पहले वाले का कारण बता रहा है? क्या जो स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है दैट मींस असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है ना वो पहले वाले स्टेटमेंट का ही है, तो फिर आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए टिक करा जाएगा, है ना। जैसे कि ये डायरेक्शन दिए हुए हैं, इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो भी आपको असर्शन दिया गया है इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है अगर रीजन, तो फिर आप ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए। अच्छा देखो एक एग्जांपल आपको देता हूं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई असर्शन भी सही लिखा है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी पूरी तरह सही लिखा है, लेकिन स्टेटमेंट तो सही लिखा है दूसरा वाला, लेकिन स्टेटमेंट जो है ना पहले वाले स्टेटमेंट का रीजन नहीं बता रहा है, तो फिर आपका ऑप्शन बी सही होगा। कैसे? अभी आपको समझ नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं। भाई बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों असर्शन रीजन सही है, लेकिन जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ना इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही तो है लेकिन पहले वाले को ये डिफाइन नहीं कर रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं इसमें। जैसे मान के चलो कि आपके पास जो है ना दो स्टेटमेंट है। आज मैंने न्यू क्लोथ्स पहने हैं, मान के चलो आज मैंने न्यू क्लोथ्स पहने हैं, ठीक है, और ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। अब रीजन क्या दिया मैंने? इसका रीजन वाला स्टेटमेंट, कंपनी ने न्यू डिजाइन बनाया है। अब जरा ये बताओ, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट सही है ना कि कंपनी ने न्यू डिजाइन बनाया है तभी तो मैं पहन पाऊंगा भाई न्यू क्लोथ्स, ठीक है नाउ। अभी इसके बाद ये सोचो कि असर्शन भी मेरा ठीक है और रीजन भी मेरा ठीक है, लेकिन क्या मेरे नए कपड़े पहनने का जो कारण है वो ये है कि कंपनी ने न्यू क्लोथ्स बनाए हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा जो कारण है वो ये है कि भाई आज मेरा बर्थडे है, मान के चलो आज मेरा बर्थडे है, ठीक है। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट भी सही लिखा था, कंपनी ने न्यू डिजाइन बनाया ये भी ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही तो है लेकिन पहले वाले का सही से एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई ये नहीं बता रहा कि मैं न्यू कपड़े क्यों पहने हैं, ये सही रीजन नहीं दिया। ये तो सही है कि भाई कंपनी ने न्यू क्लोथ्स बनाया है। तो जब आपका असर्शन सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आप बी ऑप्शन टिक करते हैं। अगर आपको लगे कि असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन जो है पूरी तरह से गलत है, तो देखो इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। और अगर आपको लगता है कि आपका असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं, है ना, तो फिर आपको डी ऑप्शन टिक करना है। इस तरह से अगर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो, और आपको इंस्ट्रक्शन आपके एग्जाम में पढ़ने होंगे ना। अभी हम आते हैं फर्स्ट असर्शन रीजनिंग पे। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, पहले अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ो, आराम से समझेंगे ना। स्टेटमेंट नंबर 1 असर्शन में आपसे क्या कहा गया है कि इफ देयर एग्जिस्ट कूलम अट्रैक्शन, अगर कूलम अट्रैक्शन है तो फिर भाई दो बॉडीज को
दो बॉडीज के बीच में कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो बोथ दोनों बॉडीज को मे नॉट बी चार्ज, दोनों बॉडीज को चार्ज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले तो ये समझो कि अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो आपके स्टेटमेंट नंबर 1 में कहा गया है कि दोनों बॉडीज को चार्ज होना जरूरी नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत? तो आप देखो लो, एकदम सही है, स्टेटमेंट एकदम सही है। कैसे कि मान के चलो ये बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज है और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और ये बॉडी आपकी एकदम न्यूट्रल, फिर भी इनके बीच में जो है कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स लग सकता है। जानते हो क्यों? बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव को यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, ये इधर इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे और इस साइड जो है ना पॉजिटिव चार्जेस बचेंगे। तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को खींचेंगे तो इन बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। हाँ, आपका मन कर रहा होगा सर इन दोनों को रिपल्सन नहीं होगा, तो एक्चुअल में ये पॉजिटिव जो है ना इस नेगेटिव के ज्यादा पास में, तो अट्रैक्शन फोर्स जो है डोमिनेंट होगा, उतना रिपल्सिव नहीं होगा। ठीक है ना? तो देखो इसका मतलब है कि दोनों बॉडीज को चार्ज होना जरूरी नहीं है, एक आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट मींस एक बॉडी चार्ज और दूसरी न्यूट्रल हो जाए तब भी काम बन जाएगा। ठीक है ना? नाउ इसके बाद तो मतलब पहला वाला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। इसके बाद देखिए, इन कूलाम्बिक अट्रैक्शन टू बॉडीज आर ऑपोजिटली चार्ज। फिर कह रहा है कि भाई कूलाम अट्रैक्शन जो हमने पढ़ा हुआ है इसमें दो बॉडीज को जो ऑपोजिटली चार्ज होना चाहिए, है ना, तब अट्रैक्शन होता है। ये स्टेटमेंट है तो एकदम सही, लेकिन ये बताओ क्या ये सेकंड वाला स्टेटमेंट, देखो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन ये बताओ कि क्या ये जो पहला स्टेटमेंट दिया है क्या इसका रीजन इसको एक्सप्लेन किया गया है? नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ये दूसरी बात ठीक तो है, एकदम सही है कि भाई ऑपोजिटली चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो रीजन दिया गया है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये बात अगर लिखी होती तो फिर हम कहते हैं कि हाँ जी भाई रीजन जो दिया गया है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो भाई आपका बी ऑप्शन, यहां पर कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसको अच्छे से पढ़ना और समझना। मान के चलिए कि आपको कहा गया कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज एकदम स्टेटमेंट नंबर आपका एकदम ठीक है, असर्शन सही है। इसके बाद कहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ठीक है ना। अभी देखो क्या दिया है कि भाई जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट डालेंगे उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, यही तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और यही तो जो है इसका रीजन है, यही तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि भाई दो जो है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। कैसे पता पड़ता है? कि भाई जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस टेंजेंट के अलोंग होगी। समझे? तो भाई टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो आपका रीजन दिया गया ये पूरी तरह से सही तो है ही, लेकिन असर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। बिकॉज हम बता देना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, पहली डायरेक्शन इसके टेंजेंट के अलोंग, दूसरी डायरेक्शन ये वाले टेंजेंट के अलोंग, है ना। तो आपका ये असर्शन और रीजन दोनों सही है। एकदम जो है इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू ये असर्शन रीजनिंग है, इनको अच्छे से करना है। अभी देखिए थर्ड जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसको एक बार टिक करके देखो। असर्शन में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, अच्छा मैंने यहां पर क्या बताया है कि आपका ए ठीक है ना। अभी देखो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, भाई प्रोटॉन ये आपके पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, और ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। वेयर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1836 टाइम्स एज दैट ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मींस इन दोनों पर आपने एफ फोर्स लगाया, प्रोटॉन पर भी और आपने जो है इलेक्ट्रॉन पर भी, दोनों पर एफ फोर्स लगाया, सेम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एक्सेलरेशन इससे 1836 टाइम ज्यादा है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत? तो जरा सोचो कि ये स्टेटमेंट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो आपने पढ़ा ना F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन एम। तो समझ गए, जिसका मास छोटा उसकी एक्सेलरेशन बड़ी। तो भाई इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना, इलेक्ट्रॉन का मास
प्रोटॉन के मास से 1836 गुना ज्यादा छोटा होता है, इसलिए एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो 1836 टाइम ज्यादा फास्टर होती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। और देखो अभी हमने यही तो कहा कि भाई जो रीजन मास छोटा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा, तो ये देखो रीजन वाला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन, लाइटर है तो ये असर्शन का स्टेटमेंट ठीक है, रीजन भी जो है ठीक दिया हुआ है और यही जो है इसका रीजन है। रीजन वाला स्टेटमेंट सही तो है लेकिन इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहां पर आपका तीनों पॉइंट करेक्ट होने के कारण से जो आपको ए ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है ना, अभी हम आते हैं भाई असर्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है असर्शन में, देखिए एज फोर्स, क्वेश्चन मतलब आपको दिया गया स्टेटमेंट नंबर 1, एज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। भाई कहा गया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज उसके पास डायरेक्शन होती है, तो कहा गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्टेटमेंट तो ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलाम। अब रीजन भी सही दिया है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो आपकी न्यूटन पर कूलाम होती है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें यह बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? नहीं। रीजन वाला स्टेटमेंट तो ठीक लिखा है लेकिन जो रीजन दिया गया है वो असर्शन से मैच का खा रहा है, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या हो जाएगा, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है दैट इज योर फिफ्थ। तो भाई देखो शार्पर इज द assertion, समझना पहले, sharper is the curvature of spot on the charged body, lesser will be the surface charge density। भाई स्टेटमेंट समझ लो, कहा जा रहा है कि मान के चलिए आपके पास जो है ये एक बॉडी है, इस तरह से ये एक बॉडी है, शार्पर इज द कर्वेचर। भाई जितना जितना पॉइंट, जितना जो है ना नुकीला ये कर्वेचर होगा, ठीक। एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो मैं आपको बताऊं कि चार्ज, जैसे मान के चलिए अगर आप कोई यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म बॉडी को चार्ज दोगे तो जो भी चार्ज दोगे ना वो सारा का सारा चार्ज जो है ना इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा बराबर बराबर से। लेकिन क्योंकि चार्जेस में रिपल्सन हो रहा है, चार्जेस तो जितना दूर मर्जी उतना जो है दूर जाना चाहते हैं, तो अगर आपने जो है इस तरह से पॉइंट निकाल दिया इस तरह से, तो क्या होगा, चार्जेस ज्यादा दूर भागना चाहते हैं ना, तो क्या होगा, इस बॉडी से बहुत सारे चार्जेस जितने ज्यादा जो है यहां पर इकट्ठे हो सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा चार्जेस इसके सेंटर से दूर भागेंगे। तो क्या करोगे कि भाई जहां पर नुकीला पॉइंट, जहां पर शार्प पॉइंट पर जो चार्जेस हैं, शार्प पॉइंट पर चार्जेस हैं, चार्ज जो है ना, चार्ज डेंसिटी ये बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ड्यू टू रिपल्सन ये भागते हैं। ठीक है, तो देखो शार्पर इज द कर्वेचर ऑफ स्पॉट ऑन द चार्ज बॉडी, लेसर विल बी द चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसने तो कहा चार्ज डेंसिटी जो है कम होगी, तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत है। हमने तो अभी क्या पढ़ा है, शार्प पॉइंट होगा तो रिपल्सन के कारण जितने दूर चार्ज भाग सकते हैं वो यहां पर भाग करके आ जाएंगे, और शार्प पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन इसने क्या लिखा है, शार्प पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है। और क्या कहा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो इनसाइड चार्ज्ड कंडक्टर, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, लेकिन इसमें तो रीजन वाला स्टेटमेंट भी गलत दिया है, असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत। तो भाई आप कहां पर बोलो, कौन सा पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर हम आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे भाई असर्शन पे। भाई असर्शन क्या दिया हुआ है आपको जरा पढ़ना ध्यान से, सरफेस डेंसिटी ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स। भाई दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं आपके पास, ठीक है, मान के चलो एक स्फेरिकल कंडक्टर छोटा है और एक स्फेयर जो है आपके पास बड़ा है। आप कह रहे हैं सरफेस डेंसिटी जो है ना दोनों की बराबर बराबर है। सरफेस डेंसिटी से आप क्या समझते हो, सरफेस डेंसिटी से आप ये समझते हो कि दोनों के पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज है बराबर है। ठीक है, मान के चलो ये जो है ना ये बड़ा है वाला स्फीयर है, मान के चलिए कि आपके पास जो है ना मैंने कहा कि आपके पास एक छोटी क्लास है, ठीक है, और आपके पास एक बहुत बड़ी क्लास है। अब इसमें जो है ना सिर्फ 9 बच्चे बैठे हुए, कितने, 9 स्टूडेंट, ठीक। इसमें जो है 90 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि इसकी हर एक सीट पर 3 बच्चे बैठे हैं, इसकी हर एक सीट पर भी 3 बच्चे बैठे हैं, इसमें टोटल 3 ही सीट हैं, तो 9 बच्चे हो गए, इसमें टोटल 30 सीट हैं, तो कितने हो गए भाई 90। तो वो कह रहा है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो तो दोनों की बराबर है। इसका मतलब चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, बच्चे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो डेंसिटी है हर एक सीट पर बैठने की, हर एक सेंटीमीटर पे, हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो चार्ज है
वो बराबर है। सरफेस डेंसिटी का मतलब क्या है कि भाई पर यूनिट एरिया पर चार्ज बराबर है, भले ही जो है चार्ज कम ज्यादा एक दूसरे पर हो जाए। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर आर इक्वल, अलग अलग रेडियस है लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी इनकी बराबर बराबर है पर यूनिट एरिया पर। इसके इतने एरिया पर जितने चार्ज होंगे उतने ही चार्ज इसके एरिया पर होंगे, बट इसका साइज बड़ा होने से चार्ज ज्यादा हो सकता है। नाउ देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर देयर सरफेस आर आल्सो इक्वल। अब अगर चार्ज पर यूनिट एरिया पर बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी, बराबर। इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, ये भी बराबर होगी, ठीक है ना। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। नाउ रीजन क्या दिया है, सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्या कहा गया कि भाई, अब देखो इन्होंने रीजन नहीं बताया, ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि भाई सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला बता दिया उन्होंने, क्या होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये डेंसिटी जो है मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है ये क्यों इक्वल होगी, है ना। तो इसका स्टेटमेंट भी ठीक है, मतलब रीजनिंग वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो असर्शन ठीक, रीजन ठीक, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा दैट विल बी योर बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दैट मींस असर्शन पहले पढ़ेंगे, पहले भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। नाउ अब देखिए, 3 इक्वल चार्जेस आर सिचुएटेड ऑन सर्कल ऑफ रेडियस आर सच दैट दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0। देखो पहले आपको स्टेटमेंट को बताओ ये सही है गलत। कहा जा रहा है कि मान के चलिए आपके पास ये एक सर्कल हो जाएगा, इसके 3 पॉइंट्स पर इस तरह चार्ज रखे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज, है ना, इस तरह चार्ज रखे हुए हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके सेंटर पे क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये 0 होगी, ऐसा कहा जा रहा है। हमें चेक करना है कि ये 0 होगी या नहीं होगी। तो पहली चीज देखो जरा, आपको बता दें कि ऊपर वाला चार्ज इस पर जो है नीचे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस साइड, ये वाला स्पेस साइड लगाएगा और ये वाला स्पेस साइड लगाएगा। तो मतलब इस तरह का जो आपका ट्राइंगल है इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा है, एक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे, ठीक है। आप इसको 1 नाम दे दें, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तीसरा वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, आपने न्यूमेरिकल क्यों होंगे कि इन दोनों का, क्योंकि ये एंगल पर है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट जो है इस थर्ड वाले फोर्स के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा ये आपका 0 हो जाएगा। वैसे भी अगर आपके 3 फोर्सेस लग रहे हैं इस तरह से और यहां पर आप देख रहे हो ना पूरा 360 डिग्री बनेगा, तो भी आपका इस तरह से जो आपका साइक्लिक ट्रायंगल होता है ये पूरा आपका इस पॉइंट पर जो फोर्स होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। नाउ तो देखो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका ठीक लिखा है। नाउ अभी चेक कर लो, पहला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो रीजन दिया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ड्यू टू 3 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, 11th क्लास में पढ़ा था कि भाई एक ये इस तरह जा रहा है फोर्स, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, तीसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, इसको क्योंकि जो आपकी साइकिल है ना वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, इसको आप क्या बोलोगे, सेम ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है ना। नाउ तो अभी देखना इसको कैसे बताया जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई भी सेंटर पे कहा जा रहा है ना कि सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखा है तो उस पे फोर्स जो है इस तरह से लगेगा, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे। हाँ तो ये सेम ऑर्डर में, कैसे पता कि देखना, अगर मैं इसको ऐसे बता दूं ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, तो ये आपका 1 जा रहा है ऐसे, ठीक, और 2 जा रहा है ऐसे, मतलब मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं ना, इसको पीछे ले आया मैं, तो मैंने इसको इसके पीछे लगा दिया ऐसे, और 3 को मैंने जो है इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका सेम ऑर्डर में हो रहा है। किस ऑर्डर में हो रहा है, सेम ऑर्डर में। देखो जरा, यहां से एरो जा रहा है और इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो एकदम ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है ना। एक तो देखो ये तीनों जो फोर्सेस लग रहे हैं, आप इसको पैरेलल शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट, कौन से, पैरेलल शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट से आप इन ट्राइंगल को शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जो ऑर्डर है वो कैसा है, सेम है,
ठीक है, सेम ऑर्डर में जा रहा है, और जो फोर्स लग रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा n पर 0। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि आपको असर्शन में दिया है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्स करती हैं और नेगेटिव पे जाके कन्वर्ट, दैट मींस पॉजिटिव से निकलती हैं, फैलती हैं यहां पर, और नेगेटिव पे जाकर के सारी की सारी लाइन जो है एक पॉइंट पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है। यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, ये क्या दिया हुआ है कि रीजन में क्या लिखा है कि एक चार्ज पार्टिकल जो कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मूव कर सकता है, ये हमेशा ऑलवेज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये स्टेटमेंट गलत है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है चार्ज पार्टिकल, ये नहीं लिखा कि पॉजिटिव है नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग भागेगा, और नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन गलत है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी। असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है। नाउ कहां पर भाई, चार्जिंग, 9th क्वेश्चन पे भाई, 9th में क्या दिया हुआ है, चार्जिंग इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग किसके कारण होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, बिल्कुल ठीक है। नाउ इसकी बात कर रहा है मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेस स्लाइटली व्हेन इट इज नेगेटिवली चार्ज। स्टेटमेंट नंबर 1 तो एकदम ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि भाई मास ऑफ बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है वो कम हो जाता है। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, बिकॉज जैसे मान के चलिए ये बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज कब बनेगी, जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ मास भी तो होगा, तो मास भी जो है इनका बढ़ जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। असर्शन ठीक है लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सी ऑप्शन। देखो जरा इसको एक बार नजर मार लो, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत, तो ऑप्शन आपका सी नंबर आएगा। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यह है आपका रेंज ऑफ कूलाम फोर्स इज इनफाइनाइट। दैट मींस कूलाम फोर्स है ना, ये आपका जो फोर्स है कूलाम फोर्स, ये इन्फिनिटी तक एक्ट करता है। पता क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है अगर आपकी बन रही है और नेगेटिव चार्ज को बीच में नहीं मिला तो इन्फिनिटी तक जाती है ना। तो आप कहेंगे कि भाई कूलाम फोर्स की रेंज है वो कितनी है, इनफाइनाइट है। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 जो रीजन में दिया हुआ है वो ये है, कूलाम फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कूलाम फोर्स लगता है। ये बात भी ठीक है, लेकिन इसने ये थोड़ी ना बताया है जो हमने आपको बताया कि इसका रीजन क्या है कि भाई इनफाइनाइट आप इसको कह रहे हो। तो असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, लेकिन जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है उसमें आपको समझना कि असर्शन वाला स्टेटमेंट क्या है, इसको अच्छे से पढ़िए। एक मेटल बॉल है, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंडेड है एक इंसुलेटेड थ्रेड के जरिए। इफ हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉल्स ऑन द बॉल, द बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान के चलिए ये आपके पास एक बॉल सस्पेंडेड है। अब ये बॉल आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब एक्सरे आकर के, कौन सी रे, एक्सरे आकर के इस बॉल पर स्ट्राइक करेगी तो ये बॉल इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिलेगी। क्या ये बात सही है? तो पहले आपको समझना होगा कि सही है गलत। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा ना कि यहां पर एक्सरे जब आएगी तो एक्सरे क्योंकि एनर्जेटिक जो है रे है, तो इससे क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो है इसकी सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा। इसकी सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इस पर फोर्स लगेगा, तो ये इस तरह से आगे बढ़ेगी ना। हो तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर फोर्स लगेगा ना। एक बात हुई, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक, और डिफ्लेक्शन भी होगा। दूसरी बात कह रहा है कि एक्सरे एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्सरे जो है इसका इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यहां तक भी ठीक है। एंड मेटल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, बच्चों वाला क्वेश्चन कि भाई मेटल जो है इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और जो मेटल है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। कहीं ऐसा होता है क्या, इलेक्ट्रॉन निकल गया और नेगेटिवली चार्ज? नहीं, फिर तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है, लेकिन आपका ये पूरी तरह से गलत है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि मान के चलिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज को अगर आप एक सर्कल में रोटेट करा रहे हो तो इसका जो वर्क डन होगा ये 0 होगा, ठीक है। कैसे, जरा देखो कि ध्यान से देखना, स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है, आपको समझना है कि डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसे हो रहा है। और अगर मान के चलिए अगर पॉइंट चार्ज को आप सर्कल में रोटेट करा रहे हो तो फिर इस पर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा अंदर की साइड, ठीक, या फिर कहूं उसके परपेंडिकुलर। तो वर्क डन को तो क्या बनना पड़ेगा, एफ डी एक्स कॉस 90,
90 डिग्री, ये जीरो हो जाएगा आपका। समझ में आया ना? तो ये आपका असर्शन तो एकदम ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है? वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ठीक है भाई, हमने भी तो डॉट प्रोडक्ट किया है, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर करोगे तब जाकर के आप इसको ओपन करके कॉस थीटा आएगा, तब जाकर के आपका काम बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर इसमें देख रहे हो, ये पूरा सही है, तो आपका ये ए हो जाएगा। तो हमारे पास दिया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना कि एक पॉइंट चार्ज है, ये क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे, और कहा जा रहा है कि भाई इस क्यूब की हर एक सरफेस से जो फ्लक्स कनेक्ट होगा दैट इज योर 1/6 टाइम ऑफ टोटल फ्लक्स। हाँ देखिए, एक्चुअल में क्या होता है ना कि गॉस थ्योरम ये कहती है कि आपके पास जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड बॉडी से, चाहे वो आपका क्यूब हो, एक आपका पास जो है स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कुछ भी, तो अगर इसके अंदर चार्ज क्यू है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जो है फ्लक्स कनेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर 6 सरफेस है, 6 सरफेस से इतना, तो एक सरफेस से कितना होगा? 1/6। तो भाई एक सरफेस से कितना होगा? 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स। तो भाई जो स्टेटमेंट है ये तो ठीक दिया है, लेकिन इसके रीजन को पढ़ो। रीजन में क्या लिखा है? रीजन में लिखा है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। ये नहीं कहा कि भाई टोटल फ्लक्स अगर इतना है, 6 सरफेस का अगर इतना कनेक्ट हो रहा है तो एक सरफेस का कितना कनेक्ट होगा? 1/6 पार्ट होगा। ये आपको जो ना स्टेटमेंट ठीक है, रीजन भी एकदम पूरी तरह ठीक है, लेकिन इसका जो रीजन है ये करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कब होता? करेक्ट एक्सप्लेनेशन जब होता जब इसमें कहा जाता कि जो टोटल 6 सरफेसेस हैं तो इसके साथ जो फ्लक्स कनेक्टेड होगा ये 1/6 होगा। ठीक है ना? तो यहां पर ऑप्शन जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कि क्वेश्चन नंबर 14 जो यहां पर दिया हुआ है असर्शन रीजनिंग में, वो कहा जा रहा है कि पॉइंट चार्ज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें आप एक पॉइंट चार्ज लेकर के आ गए। ठीक है, समझाने के लिए पॉजिटिव ले रहा हूं। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाय पॉइंट इज इंक्रीज्ड वॉट एवर बी द नेचर ऑफ चार्ज। भाई कोई सा भी चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंक्रीज ही होगी। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि मान के चलो, आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनती है। अब मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव जी है आप लेकर के आ गए, तो ये यहां पर जो ना रिपल्जन होगा, रिपल्जन के कारण आप यहां पर जानते हो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी और बीच में न्यूट्रल पॉइंट बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी ये कम हो जाएगी, है ना? तो स्टेटमेंट गलत है। वॉट एवर बी द नेचर ऑफ चार्ज, ये स्टेटमेंट गलत है। पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में रिपल्जन है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। पॉजिटिव नेगेटिव होता तो फिर इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना? तो आपका असर्शन ही पूरी तरह से गलत हो गया। तो आप यहां पर लगा दे भाई इफ बोथ असर्शन, अकेला तो गलत कहीं पे नहीं दिया, तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहां पर आप डी टिक करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है आपसे कि फॉर चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ फोर्सेज ऑन चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ टू चार्जेस मस्ट बी जीरो। मतलब कोई भी चार्ज है अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो इस पर बाकी के चार्जेस के कारण जो फोर्स होगा ये जीरो होना पड़ेगा। ये कौन सी अलग बात है? बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट नंबर आपका फर्स्ट एकदम सही है। अब रीजन में क्या कह रहा है कि चार्ज इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ लाइन ऑफ टू सिमिलर चार्जेस विच आर फिक्स्ड ईच विच आर फिक्स्ड, है ना? मान के चलो आपके पास एक ये चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तो मान के चलो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस फिक्स हैं, मतलब अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। तो इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन पर हमने क्या किया, एक चार्ज रख दिया भाई क्यू, स्मॉल क्यू। The system will be in equilibrium if that charge is 1/4 of similar charge। मतलब कह रहा है कि अगर आप इसके सेंटर पे या कहीं पर भी एक चार्ज ला करके रखते हैं तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में सिर्फ जब होगा जब इस Q की वैल्यू इस Q के 4th पार्ट होगी, Q/4 होगी, तब होगा। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। पता है क्यों? क्योंकि मान के चलो ये वाला चार्ज को, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ सेम है ना, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। अगर ये Q/2 भी होगा तब भी इसको रिपेल करेगा, तब भी इसको ये भी बराबर ताकत से रिपेल करेगा। अगर ये Q/6 भी होगा तब भी इन दोनों को बराबर ताकत से ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो आपको समझना है यहां पर क्या कह रहा है, एट द सेंटर कह रहा है ना, तो बराबर ताकत से ये रिपेल करेंगे। तो आपको समझना है कि रीजन इसमें जो दिया गया है ये गलत है, क्योंकि इसमें है ना कि इज 1/4 ऑफ 1/4 जरूरी नहीं है माय डियर नाउ। तो आपका ये ओनली असर्शन ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है कि कंडक्टिंग मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम बिकम्स जीरो। मान के चलिए अगर आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव मान लो, ठीक है। अब इनके बीच में कंडक्टिंग जो है मीडियम हमने रख दिया,
ठीक। तो भाई इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। पता है क्यों? जैसे मान के चलो अगर इनके बीच में जो है ना वाटर होता, तो वाटर के आने से 81 टाइम्स वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 है। अगर इनके बीच में मान के चलो कि इनके बीच में जो है, अगर मैं कह दूं कि इनके बीच में होता पान का पत्ता, है ना, मुझे दूसरी वैल्यू फिक्स याद नहीं आ रही, मान के चलो पान का पत्ता इनके बीच में आ जाता और पान के पत्ते की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह से मेटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट, तो फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट टाइम्स कम हो जाएगा, और इनफाइनाइट टाइम्स कम होने का मतलब जीरो हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 पूरी तरह से सही है। अब क्या कर रहा है? रिडक्शन इन फोर्स इज ड्यू टू इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो बात हमने आपको बताई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वही चीज ने कह दी। तो आपका स्टेटमेंट भी ठीक है और ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि भाई असर्शन में कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ये क्लोज लूप नहीं बना पाती। ठीक है, क्यों? रीजन भी दे दिया उन्होंने इसी के अंदर, ये लाइन कैन नेवर स्टार्ट एंड एंड एट द सेम चार्ज। ठीक है, नाउ तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये ऐसे है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और क्लोज लूप कब बनता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ही स्टार्ट होकर नेगेटिव पे जाए। तो भाई ये वाला स्टेटमेंट तो उन्होंने एकदम सही कहा है। ठीक। दूसरा, इसका रीजन इनको देना चाहिए था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये आपका जो है पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, इसलिए क्लोज लूप नहीं बना पाती। लेकिन उन्होंने रीजन में कुछ और ही खिचड़ी पका दी। उन्होंने कह दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी निकलेंगी ना ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी। अगर बड़ा चार्ज है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, छोटा चार्ज है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन रीजन क्या देना चाहिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो भाई पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा जो है स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसका सही स्टेटमेंट जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो असर्शन में आपसे कहा जा रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है। क्या है? एक पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है और ये रखा हुआ है ए पॉइंट चार्ज प्लेस इन फ्रंट ऑफ एन इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन सरफेस। मान के चलो आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये इस तरह से ग्राउंडेड है और आपके पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो कह रहा है द पॉइंट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स। भाई क्या ये पॉइंट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा? तो देखो ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, यहां पर जो है नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर लेगा, जिसके कारण से इस चार्ज पर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। पॉजिटिव तो जो है इस तरह से न्यूट्रल हो जाएंगे। तो भाई स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से ठीक है। और दिस फोर्स इज ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द कंडक्टिंग सरफेस विच इज एट जीरो पोटेंशियल, है ना, क्योंकि ये अर्ध है, मतलब ये अर्ध कंडक्टर है, तो भाई इसको आप कहोगे जीरो पोटेंशियल पर है, और इस पर जो फोर्स लगेगा ये इंड्यूस चार्जेस के कारण होगा। तो भाई इसका जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से एक्चुअल में क्या है, मेरे हिसाब से क्या भाई ये पूरी तरह से सही है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 बड़ा ही सिंपल है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। भाई हमने पढ़ा हुआ क्वांटाइज क्वांटाइज्ड है, लेकिन वो कह रहा है चार्ज विच इज लेस देन 1 कूलम इज नॉट पॉसिबल। भाई 1 कूलम से जो छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है क्या? होता तो है 1.6 - 19 कूलम। भाई इतना छोटा चार्ज पॉसिबल है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। वो कह रहा है 1 कूलम छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। और पहला स्टेटमेंट ठीक है, हमने पढ़ा ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो यहां पर असर्शन ठीक है, स्टेटमेंट पूरी तरह से दूसरा वाला गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज टोटली फॉल्स। नाउ कि हमारे लास्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग आउट, यानी कि बाहर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, और एंटरिंग ए क्लोज सरफेस यानी कि अंदर जाने वाला फ्लक्स इतना है। तो चार्ज जो है इसके अंदर वो इतना होना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है। देखिए समझना होगा पहले इसको, कैलकुलेट कैसे करोगे। भाई बाहर जाने वाला फ्लक्स कितना? 8×3 वोल्ट मीटर। E/ds से आपने यूनिट निकाल दी, और 2×3 वोल्ट मीटर इतना जो है अंदर जा रहा है, वोल्ट मीटर। ठीक है, नाउ अब देखो तो ध्यान से देखना, इतना अंदर गया, इतना बाहर आया, तो इसका मतलब यह है कि चार्ज जो होगा ना इसके अंदर वो कितना बना रहा है। देखो इतना तो जा रहा था इसके अंदर, तो इतना तो बाहर निकलना ही था, लेकिन चार्ज ने कितना बनाया होगा? 6 × 10³ वोल्ट मीटर। ये क्या है? ये फ्लक्स जो है ये अंदर रखे हुए चार्ज ने बनाया। ये तो 2 × 10⁻, तो ये तो इतना गया ही था, ये तो बाहर निकल नहीं था। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू phi = Q/ε0 होता है। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू जो है ये आपका इतनी है, ε0 की वैल्यू इतनी है, तो चार्ज की वैल्यू इतनी ही आ रही है।
और यही आपको स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट आपका ठीक है। इसके बाद गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बी अप्लाइड टू वेरीफाई, मतलब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो गॉस थ्योरम अप्लाई करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक है, तो आपका ये असर्शन भी ठीक है और रीजनिंग भी ठीक है, तो आपका ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, और पार्ट 2 में आपसे मिलेंगे और कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे जिनके आपके जो है आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। इन वीडियोस को शेयर कर दें अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।